स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भारतेंद्र हरिश्चंद्र कृत भारत की दुर्दशा नाटक लेकर आए हैं। आज हम पहले भारतेंद्र जी के बारे में बता देंगे। ये सोच के ये कितने कम उम्र में 35 वर्ष की उम्र में इन्होंने कितनी सारी चीज़ें कर दिया था, कितनी रचनाएं किया इन्होंने, स्कूल चलाए और बहुत से संस्थाएं भी चलाई। तो इतने कम एज में इतना ज़्यादा इन्होंने काम किया और इनकी मृत्यु भी 6 रोग के कारण हुआ था। तो ये जो भारत दुर्दशा है, ये आपके नेट जेआरएफ और अभी जो यूपी में पीजीटी टीजीटी होने जा रहा है, उन सब में सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो हमने पढ़ाया वो सब भी सारे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण ही है। लेकिन जो यूपी में पीजीटी टीजीटी या नेट जेआरएफ जो भी कर रहे हैं सबके लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। और हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो बहुत सर्च करते हैं फिर बनाते हैं, बहुत अच्छा रहता है। आप लोग हमारी वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिए और उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं। आज हम भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने कितनी रचनाएं की, कौन कौन सी रचना, कहाँ जन्म हुआ। आज अगर आप भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बारे में हमारे साथ पढ़ लेंगे तो कहीं और से पढ़ने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। ऐसा पूरा प्रयास किया गया है कि आपको सब कुछ यहीं पे मिल जाए। अगर आपको कहीं और से भी मिले तो भी पढ़ लीजिए, लेकिन यहाँ हम पूरा प्रयास किए हैं कि सब कुछ आपको इसी चैनल से या हमारे इस वीडियो से मिल जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जीवन परिचय। भारतेंद्र हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। अब ये क्यों कहे जाते हैं, जब पढ़ेंगे तभी। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए आधुनिक साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है तो आप लोग गलत मत करिएगा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था ना, इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंद्र इनकी उपाधि है, वो बाद में इनको मिली है। भारतेंद्र इनकी उपाधि थी। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता गोपाल दास कवि थे। वे गिरिधर दास उपनाम से कविता करते थे। किस नाम से कविता करते थे? गिरधर दास उपनाम से इनके पिता, जिनका नाम गोपाल दास है, वो कविता करते थे। भारतेंद्र बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। 15 वर्ष की अवस्था से ही उन्होंने साहित्य सेवा प्रारंभ कर दी। 15 वर्ष की, जहाँ हम लोग सोचना भी नहीं शुरू करते, इन्होंने क्या शुरू कर दिया? साहित्य सेवा। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। किसका? भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। 18 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। 18 वर्ष की उम्र में कौन सी पत्रिका निकाली? कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसमें उस समय के बड़े बड़े विद्वानों की रचनाएं छपती थीं। 20 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाया गया। किसे? उन्हीं को। 20 वर्ष की अवस्था में उन्हें ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाया गया और वे आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। आधुनिक हिंदी साहित्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। हिंदी नाटकों का प्रारंभ भारतेंद्र हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। मतलब जब से नाटकों का प्रारंभ कब से माना जाता है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। उनका ये पहला नाटक है हिंदी में, भारत दुर्दशा। उन्होंने 1868 में कवि वचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र चंद्रिका और 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधिनी नामक पत्रिकाएं निकाली। कौन सी पत्रिकाएं? बाला बोधिन नामक पत्रिकाएं निकाली। इससे पहले इन्होंने कौन सा निकाला था? कवि वचन सुधा, ये इन्होंने निकाला था। देखो, कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली थी। यहाँ पर उन्होंने कवि वचन
नामक पत्रिका निकाली थी। फिर उसके बाद इन्होंने निकाला कौन सा, उन्होंने 1868 में कवि वचन सुधा पत्रिका निकाली। ये सब याद रखिएगा। सन 1873 में हरिश्चंद्र चंद्रिका निकाली, हरिश्चंद्र चंद्रिका। और 1874 में स्त्री शिक्षा, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधिन, स्त्री, ये स्त्री शिक्षा के लिए बाला लड़की होती है, ऐसा ट्रिक इसे याद रखिएगा। बोधिनी नामक पत्रिका निकाली थी, बाला बोधिनी। उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने 1880 में उन्हें भारतेंद्र यानी भारत का चंद्रमा उपाधि प्रदान की। किसने प्रदान की थी? काशी के विद्वानों ने, उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर। और कब प्रदान की थी? 1880 में। भारतेंद्र जी को बृहद साहित्यिक योगदान के कारण ही 1857 से 1900 तक के काल को भारतेंद्र युग के नाम से जाना जाता है। ये जितने भी चीज़ लाई सब बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतेंद्र जी को बृहद साहित्यिक योगदान के कारण ही 1857 से 1900 तक के काल को भारतेंद्र युग के नाम से जाना जाता है। किसके युग के? भारतेंद्र युग, भारतेंद्र युग के नाम से। अब भारतेंद्र जी की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है? मौलिक नाटक, ये बहुत ही सारे प्रसिद्ध हैं। वैदिक हिंसा न भवत, इन्होंने कब लिखा? 1873, प्रहसन है। सत्य हरिश्चंद्र 1875 में नाटक है। श्री चंद्रावली 1876 नाटिका है। विस्मौषधम 1876 में बाढ़। भारत दूरदर्शा 1880, ब्रज रत्नाकार के अनुसार 1876 नाट्य राशक। नील देवी 1881 ऐतिहासिक गीति रूपक। अंधेर नगरी 1881 प्रहसन। प्रेम जोगनी 1874 प्रथम अंक में 4 गर्भांक नाटिका है। सती प्रताप 1883 में अपूर्ण केवल 4 दृश्य। ये क्या है? ये अपूर्ण है। सती प्रताप क्या है? अपूर्ण है। 1883 अपूर्ण केवल 4 दृश्य। गीत रूपक बाबू राम कृष्णदास ने पूर्ण किया। इसे किसने पूर्ण किया? बाबू राधा कृष्णदास ने पूर्ण किया था। पहले मैंने राम बोल दिया, गलती हो गई, माफ़ करिएगा। बाबू राधा कृष्णदास ने पूर्ण किया था। अनुदित नाट्य रचनाएं इनकी, अनुदित नाट्य रचनाएं कौन कौन सी हैं वो भी देख लीजिए। विद्या सुंदर 1868, संस्कृत नाट्य चौर पंचाशिका का यतीन्द्र मोहन ठाकुर कृत बंगला का हिंदी अनुवाद। इन्होंने किसमें अनुवाद किया? हिंदी में किया। विद्या सुंदर 1868 में संस्कृत नाटक, और ये संस्कृत नाटक और चौर पंचाशिका का यतीन्द्र मोहन ठाकुर कृत बंगला का हिंदी में अनुवाद किया इन्होंने। किसमें? हिंदी में। पाखंड विडंबना कृष्ण मिश्र द्वारा कृत। किसने लिखा है? इस तरह से आपके 2-3 क्वेश्चन ये पहले वाले से तैयार हो गया। जो विद्या सुंदर और संस्कृत नाटक, चौर पंचशिका, ये सब किसका है? यतीन्द्र मोहन ठाकुर। ये किसमें लिखा था? बंगला में। तो इसको इन्होंने किसमें अनुवादित किया? हिंदी में। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो गए। और पाखंड विडंबना, हाँ, ये किसने लिखा? कृष्ण मिश्र द्वारा कृत प्रबंध चंद्रोदय नाटक की 3य अंक का अनुवाद किया है। प्रबंध, ये कहाँ से, कौन सा है? प्रबंध चंद्रोदय का नाटक का 3य अंक का अनुवाद किया है। 3य पाखंड विडंब में। धनंजय विजय 1873 में लिखा। ये क्या है? व्यायोग कंचन कवि द्वारा कृत संस्कृत नाटक का अनुवाद। किसका नाटक? संस्कृत नाटक। कपूर मंजरी 1875 षटक राजशेखर कवि द्वारा प्राकृत नाट्य का अनुवाद। प्राकृत नाटक का अनुवाद।
भारत जननी 1877, नाट्य गीत बंगला बंग, बंगला के भारत माता के हिंदी अनुवाद पर आधारित है। बंगला के भारत माता के हिंदी अनुवाद पर आधारित है। मुद्रा राक्षस 1878 किसने लिखा है? विशाखा दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद भी इन्होंने हिंदी में किया। ये मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त बहुत ही फेमस है, ये तो सभी को याद होगा। इसका अनुवाद इन्होंने किया था, इसका अनुवाद हिंदी में किया, संस्कृत नाटक का अनुवाद। दुर्लभ बंधु 1880 शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद। ठीक है, अब काव्य कृतियाँ। भक्त सरवस 1870, प्रेम मालिका 1871, प्रेम माधुरी 1875, प्रेम तरंग 1877। इनकी ये सब काव्य कृतियाँ हैं। उत्तरार्ध भक्तमाल ये 1876 से 1877, प्रेम प्रलाप और 1877, होली 1878, राग संग्रह 1880, वर्षा विनोद 1880 में लिखा था इन्होंने मधुमुकुल, और 1881 में विनय प्रेम 50, 1881 में फूलों का गुच्छा खड़ी बोली काव्य, 1882 में प्रेम फुलवारी, 1883 में कृष्ण चरित्र, 1883 में भी दान लीला, तन्मय लीला, नए जमाने की मुकरी, सुमनांजलि, बंदर सभा हास्य व्यंग है, बकरी विलाप ये भी हास्य व्यंग है। दो हास्य व्यंग हैं इसमें, बंदर सभा और बकरी विलाप हास्य व्यंग हैं। और ये सब काव्य कृतियाँ 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। निबंध नाटक कौन कौन सा है इनका? निबंध नाटक कालचक्र जनरल, लेवी प्राण लेवी, भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, कश्मीर कुसुम, जाति संगीत सार, हिंदी भाषा, स्वर्ग में विचार सभा, ये क्या है? निबंध हैं। यात्रा वृतांत, सरयू पार की यात्रा और लखनऊ की, यात्रा वृतांत में सरयू पार की यात्रा और लखनऊ। कहानी है कौन सी? अद्भुत अपूर्व स्वप्न, अद्भुत अपूर्व स्वप्न। उपन्यास पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा। आत्मकथा इनकी है, एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती। आत्मकथा इनकी, एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती। ठीक, ये इनकी आत्मकथा है। अब आइए शुरू करते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा जो नाटक लिखा है भारत दुर्दशा, उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं, फिर उसके कथानक। आइए शुरू करते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र कृत भारत दुर्दशा का नाटक का मुख्य बिंदु। पहला बिंदु है भारत दुर्दशा नाटक की रचना 1880 में भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा की गई है। ऐसा पढ़ा दे रहे हैं कि आपको याद भी होते चलेगा। कब की गई भारत दुर्दशा का रचना? 1880 में। किसने की? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगला देखिए, यह राष्ट्रीय चेतना का पहला हिंदी नाटक है। यह क्या है? राष्ट्रीय चेतना का, देशभक्ति भी है इसमें सब कुछ है। तो ये पहला हिंदी नाटक है राष्ट्रीय चेतना का। अगला देखिए, इस नाटक को मानवीकरण करते हुए प्रतीकात्मक ढंग से प्रयोग किया गया है। इस नाटक को मानवीकरण करते हुए प्रतीकात्मक ढंग से प्रयोग किया गया है। अगला, भारतेंद्र जी ने अपने इस नाटक को नाट्य रासक मानते हैं। क्या मानते हैं? नाट्य रासक। यह नाटक वीर, श्रृंगार और करुण रस पर आधारित है। 3 रस हैं, कौन कौन से? वीर, श्रृंगार और करुण रस पर आधारित है। इस नाटक में भारतेंद्र जी ने प्रतीकों के माध्यम से तत्कालीन स्थिति का वर्णन किया। प्रतीकों मतलब कि हर चीज़ का उदाहरण दे देकर इन्होंने अपने नाटक के तत्कालीन स्थिति का वर्णन किया है। जैसे किसी पिछली स्थिति से इस समय की स्थिति का तुलना करके, कंपेयर करके इन्होंने
वर्णन किया है। वे भारतीयों से भारत की दुर्दशा पर रोने और इस दुर्दशा का अंत करने का आह्वान करते हैं। क्या कहते हैं कि भारतीयों से भारत की दुर्दशा पर रोने और इस दुर्दशा, सिर्फ रोते न रहो, मतलब इस दुर्दशा को अंत करने के लिए भी उनका आह्वान करते हैं। अगला पॉइंट, वे ब्रिटिश राजा और भारत के आपसी कलह को इस दुर्दशा का कारण मानते हैं। किसे मानते हैं? ब्रिटिश राज और भारत के आपसी कलह, जो भारतवासी हैं आपस में ही लड़ रहे हैं, जैसे जात पात के लिए, धर्म, किसी चीज़ के लिए भी आपस में ही लड़े जा रहे हैं, तो उस कलह को इस दुर्दशा का कारण मानते हैं। रामविलास शर्मा के शब्दों में ये पूछ लिया जाता है, जो जो पूछा जाता है वही वही मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ। भारत दुर्दशा में उन्होंने भारतेंद्र जी पढ़े लिखे लोगों को भी अकेले कुछ कर सकने में असहाय दिखलाया है। ये रामविलास शर्मा के शब्दों में है। भारत दुर्दशा में उन्होंने, मतलब भारत दुर्दशा उन्होंने किसे कहा जा रहा है? भारतेंद्र जी को। पढ़े लिखे लोगों को भी अकेले कुछ कर सकने में असहाय दिखलाया गया है। पात्र परिचय, योगी, भारत, भारत भाग्य, आशा, बुद्धिजीवी, वर्ग नाटक के 5वां अंक, किताब खाना, सभापति, बंगाली, महाराष्ट्री, एडिटर, कवि, एक देशी महाशय, दूसरा देशी महाशय। और विलेन इसमें कौन से हैं? भारत, दुर्दैव, निर्लज्जता, सत्यानाश, फौजदार, रोग, आलस, अंधकार और डिसलॉयल्टी। ये लोग क्या है? विलेन हैं। नाटक का कथानक, अब नाटक का कथानक शुरू करते हैं। इस नाटक में भारत मुख्य पात्र है। इस नाटक में कौन मुख्य पात्र है? भारत। इस प्रतीकात्मक नाटक में भारतेंदु ने भारत की दुर्दशा के सभी पक्षों को काल्पनिक प्रतीकों के माध्यम से, मतलब जो भी इसमें साक्ष्य हैं वो काल्पनिक हैं, के माध्यम से स्पष्ट किया है। वह कहता है, दीन बना मैं इधर उधर डोलता फिरता हूँ, दीन बना मैं इधर उधर डोलता फिरता हूँ, दीवारों से अपना माथा टकराता हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं मेरी विपदा भी बढ़ती जाती है। हे नाथ, मेरी रक्षा करो, मुझे उबारो। को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सूत होत, फिरत मैं हा होए अनाथ। अंत में वह मूर्छित हो जाता है। इसमें क्या कहते हैं कि मेरी विपदा भी बढ़ती जाती है, नाथ मेरी रक्षा करो, मुझे उबारो। कोई नहीं पकड़त मेरा हाथ, 20 कोटि सूत होत, फिरत मैं हा होए अनाथ। अंत में वह मूर्छित हो जाते। ये मतलब मेरा हाथ कोई नहीं पकड़ रहा, मेरी रक्षा कोई नहीं कर रहा और मैं अनाथ हो गया हूँ। प्रथम अंक, स्थान भी, ये कहाँ का? प्रथम अंक में पहला स्थान कहाँ का है? भीथी। एक योगी मंगलाचरण गाते हुए प्रवेश करता है। मंगलाचरण मतलब शुभ गाना, गाते हुए प्रवेश करता है। रोहुओ सब मिलके आवो भारत भाई, रोहुओ सब मिलके आवो भारत भाई, हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। हाय मतलब हा हाय, भारत की दुर्दशा देखी नहीं जाती। वह अपने गीत में भारत के प्राचीन वैभव का गुणगान करते हुए वर्तमान दशा पर दुख प्रकट करता है। मतलब कहता है कि पहले जब भारत प्राचीन काल में इतना संपन्न था, उसका गुणगान करता है और बाद की स्थिति पर दुख प्रकट कर रहा है और भारत की दुर्दशा के कारणों पर प्रकाश डालता है। तो यह प्रथम अंक है। उसका दूसरा दृश्य, दूसरे अंक में दीन भारत बिलख बिलख कर अपनी दुर्दशा का वर्णन करके मूर्छित होता है। कौन होता है? दीन भारत। दूसरे अंक में दीन भारत जो है बिलख बिलख कर अपनी दुर्दशा का वर्णन करके मूर्छित होता है। उसी अवस्था में निर्लज्जता और आशा उसे उठाकर ले जाती हैं।
निर्लज्जता उसे कहा गया है जो मतलब आधे वस्त्र पहनी हुई। आशा एक लड़की है। तीसरा दृश्य तीसरे अंक में भारत दुर्दैव। ये भारत दुर्दैव कौन है? विलेन है। भारत की दुर्दशा और अपनी सफलता पर प्रसन्न होता है। भारत की दुर्दशा देखकर और अपनी सफलता को देखकर ये क्या हो रहे हैं? प्रसन्न हो रहे हैं। चौथा दृश्य चौथे अंक में पुनः भारत दुर्दैव रोग, आलस, मदिरा, अहंकार आदि की सहायता से भारत की रही सही दशा को भी नष्ट करने की योजना बनाता है। मतलब जो कुछ बचा कुचा था उसको भी नष्ट कर देने की योजना इन्होंने भारत दुर्दैव ने बना लिया, जो रोग, आलस, मदिरा, अहंकार आदि की सहायता से। ठीक है। पांचवें अंक में 7 सभ्यों की कमेटी भारत दुर्दैव से भारत की रक्षा के उपायों पर विचार करते हैं। किससे? 5वें अंक में 7 सभ्य लोगों की कमेटी बनाई गई। उसमें भारत दुर्दैव से भारत मतलब जो ये विलेन है भारत दुर्दैव, उससे भारत की रक्षा के उपायों पर विचार करती है। उसी समय डिसलॉयटी प्रवेश कर सबको गिरफ्तार कर ले जाती है। कौन? डिसलॉयटी जो है उसी समय प्रवेश करती हैं और सबको गिरफ्तार कर लेती हैं। छठे अंक में भारत भाग्य मूर्छित भारत को जगाने का प्रयत्न करता है। छठे अंक में कौन? भारत भाग्य जो है वो कह रहा जो भारत मूर्छित हो गया है, मतलब उसे जगाने को प्रयत्न कर रहा। मूर्छित भारत को जगाने का प्रयत्न करता है। वह उसे प्राचीन गौरव की स्मृति याद दिलाता है। स्मृति यानी जो चीज़ें भूल जाए उसको याद दिलाना। अंग्रेजी राज्य में उन्नति की संभावनाओं पर प्रकाश डालता है। जब उधर से भी कोई उसकी आशा नष्ट हो जाती है, तो वो अंत में निराश होकर सीने में कटार मार लेता है। मतलब इतनी कोशिशों के बाद तब भी वो नहीं सफल होता, तब वह क्या हो जाता है? अंत में वह निराश होकर सीने में कटार मार लेता है। नाटक का प्रमुख उद्देश्य क्या था? नाटक का प्रमुख उद्देश्य है तत्कालीन भारत की दुर्दशा को दिखाना एवं दुर्दशा के कारणों को कम कर दुर्दशा करने वालों का यथार्थ चित्र उपस्थित करना। मतलब ये कि भारत की दुर्दशा दिखा रहे हैं, लेकिन दुर्दशा के कारणों को कम कर दुर्दशा करने वालों का यथार्थ चित्र, मतलब जिसकी वजह से भारत की दुर्दशा हो रही है उसका चित्र उपस्थित कर रहे हैं। व्यंग इस नाटक का प्रधान गुण है। क्या? व्यंग इस नाटक का प्रधान गुण है। समाज व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था, देशवासियों तथा समाज सुधारकों सभी पर तीखे व्यंग्य दिखाई देते हैं। इसमें भारतेंदु जी की राजभक्ति तथा भारत का धन विदेश जाने की चिंता साफ साफ नजर आती है। इसमें क्या? भारतेंदु जी की राजभक्ति और भारत से जो धन ये अंग्रेज बाहर अपने देश में ले जा रहे हैं उस पर भी चिंता साफ साफ नजर आती। कहा जाता है सबसे पहले इस पर ध्यान आकृष्ट किए थे कौन? दादा भाई नौरोजी ने, कि यहाँ हमारा ही धन ले जा रहे हैं ये लोग, हमारा ही धन अपने देश ले जा रहे हैं और हमारी वस्तुएं भी ले जा रहे हैं, और वही वहाँ से बनाकर क्या करते हैं? लाते हैं और हमें ही बेचते हैं। ये सबसे पहले किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने। अब ये देखिए, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात इह अति ख्वारी। पैधन मतलब अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, सब सुख भी कर रहे हैं, सब पे भारी भी, और यहाँ पैधन विदेश चली जात इस अति ख्वारी। ठीक, कि पैधन विदेश, सारा धन विदेश जा रहा है, उसके बारे में इस पंक्ति में कहा जा रहा। मतलब सब कुछ मिला के जो ऊपर बढ़ा है, धन विदेश जाने की चिंता साफ साफ नजर आती है। पैधन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम पात्रों का कथन लेकर आएंगे और मेन पॉइंट लेके आएंगे, तो आपको पूरा भारत दुर्दशा तैयार हो जाएगा। पूरा प्रयास रहेगा कि आपको कहीं और से ना पढ़ना पड़े। धन्यवाद।
आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। आप लोग हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिए, उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।